1 ड्रामेबाज सीज़न 2 को मैंने किया है। नंबर 1 ड्रामेबाज सीज़न 2, इससे पहले एक सीज़न 1 भी हुआ था जिसको ट्राइविजन फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। ये जो शो है नंबर 1 ड्रामेबाज सीज़न 2, इस बार इसको लेके आए हैं ट्राइविजन फिल्म्स एंड अनमोल बिस्किट्स। और ट्राइविजन फिल्म्स के जो ऑनर हैं वो श्री विजय भारद्वाज जी, और इस शो को जो कंसीव किया था मिसेस स्टेफी भारद्वाज, और जो शो की क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं, और एक्चुअली शो उन्हीं का ही ये बेबी है। और विजय भारद्वाज जी और ट्राइविजन फिल्म्स बात एक ही है। और विजय भारद्वाज जी ने अपना एक और प्रोडक्शन है, विजय भारद्वाज प्रोडक्शन, वीवी प्रोडक्शंस, जिसके अंतर्गत वो फिल्म्स और एड्स बाकी काफ़ी सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं। बात करते हैं नंबर 1 ड्रामेबाज सीज़न 2 की। ये एक ऐसा शो है जो मोर देन 8 स्टेट्स में शूट किया गया। नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया और ये हमारा जो राजस्थान है, इधर तक के एरिया में यहाँ के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें जो मेन ऑडिशंस थे वो ऑडिशंस थे एक्टिंग और डांसिंग। और ये मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि नंबर 1 ड्रामेबाज सीज़न 2 में कि एक्टिंग और डांसिंग दोनों तरह के टैलेंट के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म और शोकेस मिला, जहाँ पर मोर देन 700 स्कूल्स के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। शुरू में ये एक्चुअली में शो जब स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे जब ऑडिशंस हुए तो उस टाइम पे थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज था शो का, क्योंकि हम मुंबई में बैठे हैं, मुंबई में बात करें टैलेंट की और प्लेटफॉर्म की तो बहुत चीज़ें हैं, मगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की तो वहाँ पर बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो ये सही में हेड्स ऑफ ट्राइविजन फिल्म्स के लिए कि उन्होंने इतने बड़े शो को जगह जगह जाके बच्चों के पास जाके उनको एक मौका दिया ताकि वो अपने टैलेंट को लेके आ सके। और उसमें से आज हमारे सामने कुछ फाइनलिस्ट हैं जो बच्चे नंबर 1 ड्रामेबाज सीज़न 2 में आए थे। तो प्लीज़ बच्चों आओ, बिग क्लैप फॉर देम। तो जैसा आप लोग खड़े तो कुछ ये बच्चे व्यू पॉइंट बताएंगे शो के बारे में। और जो ये बच्चे हैं सर, आप लोग प्लीज दोनों चीज आगे आ जाइए, सवाल जवाब भी लोगों को इजी रहेगा। तो इनके पीछे खड़े थे आगे मतलब टेबल से गैप नहीं है, गैप कवर हो जाएगा। इधर किस तरफ आगे आ जाए। हां लो बेटा लो। हां बेटर रहेगा। हां हम लोग आगे आते हैं। हां ये डायरेक्ट अच्छा प्रॉब्लम इसको ध्यान दे यार, उसी में बच्चे जरा पीछे हो जाओ, बच्चे को पीछे। हां आप ठीक है, तो बिठा देता हूं ऊपर टेबल आप लोग टेबल दे दो। नहीं ठीक है। नीरज जी, एक सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। आज हर विभिन्न चैनलों पे कई तरह के म्यूजिकल प्रोग्राम। डिफरेंस तो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें सिर्फ एक्टिंग। सर थोड़ा सा और इधर आ जाइएगा। हाँ बच्चे बैठ जाओ। इसमें सबसे पहले तो बात ये कहूँगा कि इस शो के अंदर सबसे खासियत बात जो सबसे खास बात थी, ये मोर देन 700 स्कूल्स में बच्चों के टैलेंट को हमने उभारने की कोशिश करी है, उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करी है, रादर देन कि मतलब कि बच्चों के इंडिविजुअल चीज़ों को हमने ध्यान दिया। दूसरी बात, यहाँ पर हमने डांसिंग को भी एक जगह दी, और जो बच्चों के अंदर जो रियल टैलेंट हमने कोई चीज़ को स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ नहीं किया, और जो बच्चों के अंदर रियल टैलेंट था उसको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करी, जो कि आज तक ना किसी शो में हुआ है। और कोई भी शो आज बनता है, चाहे कहीं भी बनता है, उसके अंदर बड़े सारे एंगल इन्वॉल्व कर दिए जाते हैं, तो उसमें बच्चों का टैलेंट दब जाता है। मैं कहना नहीं चाहूँगा कि मैंने शोज देखे हैं और अपने शोज को मैं कंसीडर करूँ तो हमारे शो को मतलब कि बच्चों के रियल टैलेंट को हमने दिखाने की पूरी कोशिश करी, और ना ही उसमें कोई हमने मैकेनिकल चीज़ों को अपनाया है, बल्कि दूसरे शोज में आप देखोगे कितनी चीज़ों को इन्वॉल्व कर लेते हैं एक ही परफॉर्मेंस के अंदर।
मगर उसमें क्या होता है, बच्चे का जो इंडिविजुअल टैलेंट है वो नहीं दिख पाता। मेरा जी इसी पे एक सवाल ऐसा है कि आमतौर पर जैसे इंडिया आइडल जूनियर था या दूसरे प्रोग्राम्स आते हैं बच्चों के ऊपर, उसमें आमतौर पर लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं और बच्चे कंटेस्टेंट्स जाते हैं स्टूडियो के अंदर। तो आप लोगों ने भी ऐसा किया है या आप लोग पर्टिकुलर स्कूल में जाकर आप लोगों ने सेलेक्ट किया है? ये आपको ना, ये इसका तो बेहतर जवाब विजय जी देंगे। प्लीज विजय जी। हम लोग जो शो किए हैं, शो को बच्चे नहीं गए, हम बच्चे के पास खुद गए। हम बिहार के तंग गलियों में, यूपी के तंग गलियों में, चौपाल में नुक्कड़ नाटक करके स्कूल्स में, मॉल्स में, RWA रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी के अंदर जाकर हम बच्चों को चुने। उसके अलावा अनाथालय में गए, हम अनाथालय से बच्चे निकाल के लाए। उसके अलावा हम गए ब्लाइंड स्कूल के अंदर जहाँ अनर्बल बच्चे पढ़ते हैं, उनको निकाल के लाए और उनको ट्रेनिंग दी है हमने। और उनको ट्रेनिंग देने के बाद जब शो का TRP जब ग्राउंड से उठा, जब हमारा यूपी में, बिहार में, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली में जब उठा, तो एक एक स्कूल से 2-2 दिन जा बच्चे जो पढ़ते थे, DPS के सारे ब्रांच, रियान स्कूल के सारे ब्रांच, चेतान, GT के सारे ब्रांच, मतलब कि 7 लाख स्टूडेंट एक साथ ऑडिशन दिए। ऐसा शो है, 7 लाख स्टूडेंट। अब 7 लाख स्टूडेंट्स में हर बच्चों को हम लोग मैनेज ने कोशिश किए। और सबसे बड़ा खास बात हमारे शो के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर ये है कि जो बच्चे ऑडिशंस दिए हैं, कोई बच्चा निराश नहीं गया है, क्योंकि हमने बच्चों को ऑडिशन के समय ही किन गिफ्ट हैम्पर, एक्टिंग मास्टर कार्ड, सर्टिफिकेट नेशनल प्राउड ऑफ यू, और उसको हम उसका प्रोफाइल वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं। थैंक यू सर। बच्चे आप लोग बैठ जाइए, आप बैठ जाए बैठ जाए। हाँ वही हाँ। फोटो निकालो। सेलेक्ट करके तो सेलेक्टर लेके आए थे, और जो बच्चे परफॉर्म कर रहे थे सेमीफाइनल और ग्रैंड फिनाले और मेगा राउंड में, उससे हमने बच्चों को सेलेक्ट किया। बच्चों के अंदर टैलेंट था और वो लोग खुद से एक्टिंग सीख करके, मतलब उनको जैसे और शोज़ में होता है कि जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं फिर उनको अलग से ट्रेनर दिया जाता है, एक एक बच्चे के पीछे एक एक ट्रेनर दिया जाता है और पूरी तरह ट्रेन किया जाता है, फिर वो आके परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, बच्चे खुद अपनी मेहनत से और खुद ही सीख कर आए थे और रियल टैलेंट था। और हमें बहुत मुश्किल हुई क्योंकि सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड थे और हमने उनको सेलेक्ट किया। हमें खुशी है इस बात की कि हमें ये मौका मिला। थैंक यू। चिरंजीवी जी, आप बताइए कि आपने बच्चों को चुनने का क्या क्राइटेरिया था आपका? हेलो, एक्चुअली हमारा जो क्राइटेरिया था सिलेक्टर्स में, मेरे साथ एक सिलेक्टर्स और थे, ललित बिंदल जी, जो हम दोनों के सेलेक्ट करते थे बच्चों को। एक क्राइटेरिया था सिलेक्शन का कि उनका बेसिक लेवल पे हमें इंट्रोडक्शन उनका देखना है, कॉन्फिडेंस उनका देखना है और उनका स्किल की कितनी अंदर उनकी अच्छी ग्रैबिंग पावर है। तो हमने हर जगह, हर गलियों में जाके, हर डोर टू डोर जाके बच्चों को एक टैलेंट ढूंढा, स्कूल टू स्कूल जाके, ताकि बच्चे उसमें से निकल के आए। और आज रिजल्ट आपके सामने है, जो फाइनलिस्ट बच्चे आए। गोस्वामी साहब आपसे एक आप जो काम किए हैं इस प्रोग्राम में एज एंकर जी, अन्य प्रोग्रामों में अक्सर लोकप्रिय कोई न कोई गायक या कोई एक्टर कोई हमेशा एंकरिंग का काम करते हैं। आप तो स्वयं में एक हास्य का पूरा भंडार है, आपने किस तरह से इसके एंकरिंग में क्या आपने करते हैं? सबसे पहले तो आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। पूरी मीडिया टीम देर से आई पर दुरुस्त आई, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। नहीं, और कॉमेडियन तो कहीं भी नहीं छोड़ते हैं, वो तो केला का छिलका भी यूज़ कर लेते हैं। आजकल पता है केला का छिलका गालों पर लगाया जाता है, उससे आपके ये जो दाग है ना वो सब मिट जाएंगे, वो काले निशान। और जी हाँ, आप क्या पूछ रहे थे सर? मैं पूछ रहा था कि आपने अपना कंपेयरिंग का क्या, मैंने आपको स्क्रिप्ट मिली थी या आपने खुद से डेवलप करके सब? मैं जब आया तो ये शो ऑलरेडी जमा हुआ था पहले से, ड्रामेबाज सीज़न 1 आ चुका था, सीज़न 2 में मेरी एंट्री हुई है और ये शो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा चल रहा था। मुझे खुशी इस बात की बहुत ज़्यादा है कि ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों को जैसे दूसरे शोज़ में मैं जाता हूँ और वहाँ पर उन लोगों को स्क्रिप्ट दी जाती है, उनके साथ जैसा कि उर्मिला जी ने कहा टीचर दिए जाते हैं, उनको सिखाया जाता है, उनके साथ डांस मास्टर होता है
उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, रिहर्सल होता है, पर इन बच्चों ने कोई रिहर्सल नहीं किया है, इनको किसी ने कोई ट्रेनिंग नहीं दी है। इनके पेरेंट्स और ये बच्चे बहुत कर्मठ हैं, ये रियल एक्टर हैं, रियल ड्रामेबाज हैं। और मैं आया था यहाँ एंकरिंग करने, मुझे मज़ा आ रहा था क्योंकि मैं पहली बार एंकरिंग कर रहा था और मेरे लिए एक नई दुकान खुल गई थी। ये तो मैं कॉमेडी या विकराल गबराल या गबरू भूत प्रेत पकड़ने वाला आदमी आज माइक पकड़ लिया था, तो मैं सोच रहा था कि माइक छोड़ूंगा नहीं, इसलिए मैं बहुत मेहनत किया है एंकरिंग करने में। और इनको देख करके जो मैंने वहाँ पर कुछ मज़े किए हैं, बच्चों को सबको हंसाया है, वो सब आपको आगे देखने को मिलेगा। और बहुत ही बढ़िया शो है, आप सबका मदद चाहिए इस शो को। ठीक है जी, मेरा सवाल आपसे है कि इन बच्चों में सबसे होशियार बच्चे आप हैं, क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के साथ आपने आपको पाके कैसा लगा? नहीं है, मैं इन बच्चों में होशियार नहीं हूँ क्योंकि ये बच्चे मुझसे अच्छे एक्टर हैं, बस इन्हें सिर्फ एक मौके की तलाश है। जो मौका आप लोगों ने के थ्रू आप लोगों के द्वारा मुझे मिल गया, वो मौका अगर इन बच्चों को मिले तो ये हम लोगों से भी बहुत आगे जाने वाले बच्चे हैं, ये बहुत प्यारे बच्चे हैं। सर, मेरा सवाल आपसे उर्मिला जी से, मैम आपसे है कि सबसे ड्रामेबाज बच्चा कौन सा है इसमें? सबसे ड्रामेबाज बच्चा जो है वो तो जीत चुका है, नंबर 1 ड्रामेबाज बन चुका है, तो आप लोग इंतज़ार कीजिए, वेट एंड वॉच, आपको पता चल जाएगा। कब इसका फाइनल कब आ रहा है? 5 मार्च को। हालांकि शो 21 को ख़त्म होना था फरवरी में, बट टीआरपी को देखते हुए चैनल ने शोज बढ़ा दिया। और यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हुए हैं सब इस इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में सिर्फ 3 महीना पहले आए। इनके पास बहुत चैलेंजिंग जॉब था कि 3 महीने के अंदर चैनल लेवल पर को इम्प्रूव करना। ऐसी भी लड़की बैठी हुई जिसको मतलब कि रियलिटी शो के बारे में फैमिली पता ही नहीं, आधा इनके पास दूध काम है, आधा दूध नोएडा से बिलोंग करती हैं, और रियलिटी शो क्या होता है इनको पता ही नहीं, पेरेंट्स को नहीं पता, स्कूल वालों को नहीं पता रियलिटी शो क्या होता है, जितने स्कूल्स में क्या है। हमारे लिए मुश्किल काम ये था कि रियलिटी शो में बताया कि रियलिटी शो टीवी पर आएगा, हर सैटरडे संडे आएगा, आप भी दिखोगे, आपके पेरेंट्स दिखेंगे, सब कुछ बताना पड़ा, गाँव में जाकर बताना पड़ा, बच्चों को माँ को समझाना पड़ा। इन बच्चों को जब सेट देखने पर, सेट पर जब आए लोग, तब इनको पता लगा कि कुछ बड़ा सेट, बड़ा शूटिंग हो रही है, अतः इनको पता ही था कि शूटिंग होती क्या, और वो बच्चे आज यहाँ खड़ा हो गया। आप बच्चों से पूछिए, एक ऐसा बच्चा अननॉर्मल बच्चा आया 3 महीना पहले जो माइंडली रूप से अननॉर्मल था, 3 महीने के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म किया कि सामने बैठा है। चलते चलते एक आखिरी सवाल, आने वाले दिनों में भी इस प्रकार का कोई आपका योजना है? मेरे पास 2 और शो है, रियलिटी शो, कॉमेडी के ऊपर है, अच्छे चैनल पर लेके आ रहा हूँ, और नंबर 1 सीजन 3 करने जा रहे हैं हम लोग। हमने लास्ट टाइम भी बहुत सारे सीरीज बनाए जो ऑन ईयर हुआ, मूवीज बनाए, हमारी मूवी भी आने वाली है, अभी अप्रैल में रिलीज होने वाली है। तो ऑलमोस्ट मैं यूपी, बिहार, झारखंड के बच्चों को चांस देता हूँ क्योंकि मैं उधर से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर टैलेंट बहुत है, मुंह निकालने वाला बंदा होना चाहिए। कितने एपिसोड इसके टेलीकास्ट हुए? इसके अभी टेलीकास्ट तो 12 हो चुके हैं, और कितने और होंगे? अभी 5 मार्च तक चलेगा ये। ओके, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हमने एक बार पहुंच रहा है, तो उसके बाद बच्चों के साथ में ये लोग अलग से मुकेश खन्ना 2 मिनट में आने वाले हैं, जस्ट पहुंच चुके हैं। पीछे जाओ, अरे बेचारे वो फंस गए, उसको संभालो। मुकेश जी अभी चल बोलते भी नहीं तुम। अरे निकेश में आ गए रे। ओके, बच्चे लोग साथ में आ जाओ अभी। हाँ जी, बच्चे लोग आ जाओ। प्रोग्राम उन्हीं का है तो आने चाहिए पहले। जो बच्चा है वो पीछे जाना, पीछे जाना। दिख रहा कैमरा, कैमरा दिखेगा तो फोटो आएगा, अगर कैमरा नहीं दिखा तो फोटो नहीं आएगा। सर, क्या कहना चाहेंगे इन टैलेंटेड बच्चों के बारे में और इस शो के बारे में? देखिए, ये आजकल टीवी पर एक ढूंढो तो 1000 शो मिल जाते हैं, यू नो, आई मीन जब चैनल सर्फ करते रहो तो सब जगह नाचते नजर आते हैं। मेरे को ये ऑब्जेक्शन है, मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि बच्चे माँ के पेट से ही सीखते हैं डांस, थोड़ी सी म्यूजिक पे तो हिलना शुरू हो जाते हैं।
So there are so many dance shows, you know, it's there on every channel. भेड़ चाल हमारी ज़िंदगी, हमारी दुनिया की और हमारे इंडिया की सबसे बड़ी एक खासियत है। एक संतोषी माँ बनती है तो 10 संतोषी माँ बनती है, एक सास भी कभी बहू बनती है तो 50 सास भी कभी बहू बनती है। सो दीज आर द किड्स जो इस ड्रामेबाज नंबर 1, इस शो नंबर 1 के ऊपर यू नो आई वाज कॉल्ड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर। सो मैंने इनके परफॉर्मेंसेस देखे। मुझे ये शो इसलिए औरों से हटकर और बेटर लगा, क्योंकि आजकल हटकर बहुत ज़रूरी है। शक्तिमान इसलिए चला था क्योंकि वो हटके था, पहली बार किसी ने शक्तिमान बनाया, उसके पहले कोई शक्तिमान नहीं था। तो इसके अंदर जो खासियत मुझे नजर आई वो सिर्फ डांस नहीं था, इसमें एक्टिंग भी था। सो डांस में भी सिलेक्शन हो रहा है, कुछ जिसको डांस करना है डांस करे, जिसको एक्टिंग करना है उसको एक्टिंग करे। सो आई वॉज मोर क्यूरियस एंड इंटरेस्टेड बिकॉज ऑफ द एक्टिंग पार्ट ऑफ द होल शो, जो बहुत कम शोज में है। इसलिए इनका ये शो औरों से अलग अपना एक मिसाल बनाता है, अपनी एक जगह बनाता है, क्योंकि ये सिर्फ डांस शो है। और आजकल डांस ऐसे हो गए कि वो ज़माने की जो डांस हुआ करती थी उससे हटकर आजकल एक्रोबेटिक्स हो गए हैं। मतलब आज आदमी सिर्फ वो जो डांस की एक ब्यूटीफुल लय होती थी उसके बदले आजकल आप कितना कूद सकते हैं, कितना नीचे आ सकते हैं, कितने रस्सी पे गोल गोल घूम सकते हैं। सो काफ़ी देख देख के थक जाता है। सो आई एम विद दिस शो। मुकेश जी एक सवाल कहते हैं कि आप इसमें जज कर रहे थे और मैं जज नहीं कर रहा था, लेट मी करेक्ट, बिकॉज मैंने आज तक इनको भी कहा था फोन पे जज नहीं करूँगा। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि ये बच्चा उससे अच्छा है, ये बच्चा उससे। मैं आज तक जज नहीं बना और जज में बना। मैं सिर्फ एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर था एंड आई वाज कमेंटिंग, मोटिवेटिंग किड्स, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर कमेंट करता था। जज आपके मुश्ताक जी थे, ये थे, तो मैं सिर्फ मेगा फाइनल और सेमीफाइनल और मेगा फाइनल में आया और मैंने अवार्ड्स दिए। इसी बताइए और क्या पूछा? मुकेश जी आप खुश तो है ना, क्योंकि जो शक्तिमान आप थे वो दोबारा कोई उस तरह का नहीं बन के आ पाए, क्योंकि आपका मानना है कि मैं कॉपी में बिलीव नहीं करता, आपने जैसा कि अभी कहा। खुश है ना कि? मैं खुश नहीं हूँ, मैं चिंतित हूँ पुत्र की किसी और ने अभी तक सुपर हीरो क्यों नहीं बनाया। मैंने जब पहली बार शक्तिमान बनाया था आई वेटेड फॉर 4 years की कोई और सुपर हीरो आए, कोई नहीं आया, तो मैंने आर्यमान बनाया विच वॉज ब्रह्मांड का योद्धा जो स्टार वॉर्स को के मुकाबले का था। फिर कृष बना, फिर रावण बना। रावण आई डोंट फाइंड इट एज अ सुपर हीरो, वो एक गेम शो का निकला हुआ है। और कृष कुड हैव बिकम, इट इज़ बिकमिंग सुपर हीरो। देर सबेर लोग आ रहे हैं। मैं आज भी यही दावे से कहता हूँ कि इंडिया का पहला सुपर हीरो शक्तिमान था। और एक अच्छी खबर देना चाहूँगा कि बहुत जल्द मेरी दूरदर्शन से भी बात चल रही है, सैटेलाइट से भी बात चल रही है। शक्तिमान हमने 7 साल चलाया था 97 से, 450 एपिसोड थे, लेकिन अभी हम फ्रेश बनाने जा रहे हैं। और अगेन वही दुविधा ये है कि मैं अक्षय कुमार को शक्तिमान नहीं बना सकता, मैं सलमान खान को शक्तिमान। आज भी बच्चे, मैं जिस स्कूल में आता हूँ शक्तिमान शक्तिमान, फिर मुझे गांव में आते पूछते किलविश कब मरेगा। सो यू नो आई से मैं लाऊंगा, मेरे पास अभी भी 1000 एपिसोड्स और बनाने के। सो खुशखबरी है कि मेरी कल जेटली जी से भी मुलाकात हुई। मेरी कल दूरदर्शन एज ए चेयरपर्सन, मैं अभी चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का चेयरपर्सन बन गया हूँ। सो मेरी दायित्व भी बच्चों की तरफ बढ़ गया है, तो वो भी आ रहा है और साथ में मेरा शक्तिमान भी मैं लाने वाला हूँ। मुकेश जी वो शक्तिमान आप ही बनकर मुझे, मैं कह रहा हूँ ना, मेरी दुविधा में किसी और को नहीं बना, तो मुझे अपने आप को और आज भी मैं मैच कर सकता हूँ। मैं आज मेरे 1985 की फिल्मों को भी मैच कर सकता हूँ। अगर आप मेरे को क्लोजअप चाहिए उस जमाने का मैं दे सकता हूँ। आई बिलीव इन मेंटेनिंग द बॉडी। एज कुछ नहीं होती। मैं जब छोटा था तो मैंने भीष्मा किया था, जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने शक्तिमान किया। आपके सबसे करीबी मित्र कौन थे महाभारत के समय और शक्तिमान के समय? मेरे सभी करीबी मित्र होते हैं। नहीं, कोई एक खास लड़की कोई नहीं थी। नहीं, लड़की नहीं। मुझे एक बार अभी पूछा गया था मिनिस्ट्री से, सर आप अपना चेयरपर्सन किसको चाहेंगे चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का? अभी मैं थोड़ा स्टूपिड हूँ, मैंने कहा औरत ना हो तो अच्छा है। तो उन्होंने बोला नहीं, आप तो बच्चों के करीब है, औरतें बच्चों के करीब होती है। सो मेरे करीबी सब थे, शकुनी से लेकर द्रोणाचार्य से लेकर चोपड़ा साहब बहुत करीब थे मेरे में। 4 बजे कभी भी उनके ऑफिस में आता था, मुकेश आ गया चलो नाश्ता, केक खिलाते थे, चाय पिलाते थे। सो हम लोग 2 साल जिए पूरे। लेकिन एक बंदा उसमें ऐसा था कि उससे जब भी आपका खाली नाम निकल जाए मुंह से अगर एक बार, तो उसके तो पोथियां ही खुल जाती थी। कौन? आचार्य जी, द्रोण। मैंने कहा ना द्रोण के साथ अभी भी मैं एक फंक्शन में बीच में दिल्ली में, अभी मैं वृंदावन गया था उनके साथ। ये 2-3 लोग हैं जो मेरे ज़्यादा करीब हैं। मैं नाम भी दे सकता हूँ, द्रोणाचार्य, आपने सुरेंद्र पाल का नाम बताया, गूफी पेंटल भी आज भी मेरे साथ करीब में है, हम टच में हैं। बाकी अगर आप कहो तो तीसरा शख्स अभी तक कोई बना नहीं है। अर्जुन भी है,
शक्तिमान का खली बली, ये हमारे शक्तिमान में खली बली थे, ये तब से हमारे साथ है। इन्होंने आर्यमान में भी बहुत धांसू रोल किया और मुझे खुशी हुई जब मैं ऐसे देख रहा था कि कौन है एंकर, तो मालूम पड़ा कैमरा नीचे करना पड़ा, बोला ये है। वही बोल पूछा था मैं, शक्तिमान और आर्यमान के बाद अब ड्रामेबाज में ये आपके साथ में है, तो यस, कैसा रहा इनके साथ काम करना? ये बहुत बड़ा ड्रामेबाज है खुद और अच्छा एक्टर है ये, अच्छी एक्टिंग कर लेता है, मतलब रोल समझता है। नहीं तो क्या होता है हमारे यहाँ पर, अगर आप बोलो एक्टिंग में हम लोगों की क्या होती है, कॉमेडी में हम लोग बॉडी यूज़ करते हैं, यू नो। हमारे यहाँ पर आज तक जितनी भी कॉमेडी आई है वो सिचुएशनल कॉमेडी नहीं होती। या तो आप बहुत मोटे हैं, या आप टकलू हैं, आप 500 फिल्में कर ऐसे टकलू कर जाते हैं, उसको कॉमेडी बोलते हैं। मैं कॉमेडी उसको मानता हूँ जो सिचुएशनल होती है, जो अपनी बॉडी का एडवांटेज लेकर करते हैं, वो एक स्टीरियोटाइप हो जाता है। इन्होंने अपनी सिर्फ छोटेपन का या बौनेपन की वजह से, ऐसे बहुत सारे हैं। मतलब मेरी शक्तिमान में एक सीरियल एपिसोड में आई थिंक कितने 15-20 आप लोगों की पूरी फैमिली को उठा के लाया था मैं। वो पूरी एक गुफा में होती जहाँ ये लोग ही रहते हैं, सब शक्तिमान फंस जाता है वहाँ पर जाके। तो ये एक्टर सोच के करता है, परफॉर्मेंस कर लेता है, डिलीवरी अच्छी है इसकी। तो आई एम हैप्पी कि इन्होंने एंकर किया और इन्होंने मुझे कहा कि मैं पहली बार एंकर कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं भी पहली बार एक गेम शो कर रहा हूँ तो गेम शो मैं नहीं करता, बहुत कम करता हूँ। मुकेश जी, एक आखिरी सवाल कि जो शक्तिमान आपका आने वाला है दोबारा, वो गेटअप और ग्राफिक्स सब पूरा वही होगा? सर आत्मा वही होगी, बॉडी में थोड़ा सा चेंज होगा, इन द सेंस कि आज भी मैं शक्तिमान में, मैंने कहा ना 1000 एपिसोड अभी भी बाकी है, अभी भी शक्तिमान के बचपन बाकी है। शक्तिमान कैसे बना, 7 गुरुओं की ट्रेनिंग है उसके अंदर, शाओलिन टेम्पल टाइप ट्रेनिंग होगी उसके अंदर। तो वो बच्चा शक्तिमान कैसे बना, 7 गुरुओं ने सिखाया। हम नहीं दिखा पाए 450 एपिसोड में, क्योंकि मुझे डायरेक्टर दिनकर जानी कहते थे, मुकेश अगर तुमको मैं बच्चों में जाऊंगा तो तुमको बाहर रखना पड़ेगा, और बाय पब्लिक डिमांड हम शक्तिमान को बाहर नहीं रख सकते, हम बच्चे पे कहानी जाएंगे तो साथ। इसीलिए हम टालते गए, फिर आज तक हमने बचपन नहीं दिखाया। तो बचपन है हमारा, स्पेशल इफेक्ट्स आ जाएंगे, अच्छे बेटर होंगे, आजकल के गैजेट्स आएंगे, आजकल के स्पेशल इफेक्ट्स उस ज़माने से ईजी भी हो गए हैं और बड़े हो गए। तो वो एक सबसे बड़ा चेंज होगा। पर अभी भी शक्तिमान, गीता विश्वास, गंगाधर, पंडित गंगाधर विद्याधर ओंकारनाथ शास्त्री अभी भी रहेगा, किलविश भी अभी भी रहेगा, डॉक्टर जैकॉल भी रहेगा, बट कहानी में और नमक मिर्ची आएगी। थैंक यू मुकेश, थैंक यू सो मच। इनसे नहीं पूछेंगे कुछ अभी तक? बातें हो गई सर पहले। अच्छा, आप पहले बॉल डाल चुके हैं? सब कुछ बातें हो गई।